वेलकम टू विजन आईएएस में 2026 मंथली मैगजीन एनालिसिस इन हिंदी। हिंदी में विश्लेषण करते हुए आज हम देखेंगे अपना इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट 2। जो भी एस्पिरेंट चैनल पर न्यू है मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसलिए डिवाइड किया गया है ताकि आपको किसी प्रकार का उबाऊपन या बोरिंगता ना महसूस हो। तो चलिए उसको ध्यान में रखते हुए आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट 2 देखेंगे, जिसके अंतर्गत देखेंगे परमाणु शासन। और आपको एक तथ्य से और अवगत करा देना चाहती हूँ कि इसके साथ ही यदि आप लेक्चर को ध्यान से देखते हो तो एक अभ्यास प्रश्न भी दिए जाते हैं। देखते हैं परमाणु शासन आखिर है क्या। क्यों सुर्खियों में रहा? सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में परमाणु अप्रसार संधि हुई थी, उसकी समीक्षा सम्मेलन हुआ था देशों के बीच। जब उनका समीक्षा सम्मेलन हुआ था परमाणु अप्रसार संधि का, तब बिना किसी दस्तावेज के, बिना आम सहमति के वो सम्मेलन समाप्त हो गया। आखिर ये सम्मेलन बिना आम सहमति के समाप्त क्यों हुआ? इसका क्या कारण था? इसका कारण था जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देश तथा अन्य देशों के जो बीच मतभेद शामिल हैं, ये इसका प्रमुख कारण रहा कि बिना किसी परिणाम के संधि सम्मेलन समाप्त हो गया। इसके अलावा जो यूक्रेन पर रूस का कब्जा, जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र का मुद्दा भी वैश्विक परमाणु सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इसलिए जो संधि है वो क्या हुआ, बिना किसी परिणाम के समाप्त हो चुकी थी। तो वैश्विक परमाणु व्यवस्था कैसी ये देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग और अप्रसार को नियंत्रित करने वाली प्रमुख संधियां और संगठन देखते हैं। कौन कौन सी संधियां और संगठन है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को और इसके प्रसार को रोकने के लिए बनाई गई हैं। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप प्रश्न आएगा कि भारत इस संधि का हिस्सा है या नहीं, भारत इसका सदस्य देश है या नहीं, कब इसकी स्थापना हुई थी। तो पहली हमारी संधि है, पहली हमारी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सुरक्षित और शांतिपूर्ण परमाणु प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, भारत इसका सदस्य है। भारत इसका सदस्य है किसका? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का। उसके बाद दूसरी हमारी देखते हैं संधि हुई थी परमाणु हथियार अप्रसार संधि। 1968 में जो संधि हुई थी और 1970 में लागू हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और निरस्त्रीकरण को, जो शस्त्र होते हैं उसको बढ़ावा ना देना, उसको रोकना। भारत की स्थिति देखें तो भारत क्या है, भारत जो परमाणु अप्रसार संधि है उसे भेदभावपूर्ण मानता है, क्योंकि केवल 5 जो देश हैं वो परमाणु संपन्न हो सकते हैं, वो परमाणु रख सकते हैं, अन्य देश परमाणु नहीं रख सकते। इस प्रकार की ये संधि है, इसलिए भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत सदस्य नहीं है क्योंकि भारत इस संधि को क्या मानता है? भेदभावपूर्ण मानता है। समुद्र तल संधि 1971 में हुई थी। समुद्र तल से 12 समुद्री मील की दूरी के बाद परमाणु हथियारों की तैनाती पर रोक लगाती है। ये जो संधि है क्या लगाती है? जो समुद्री तल से 12 समुद्री मील की दूरी होती है, नॉटिकल माइल्स की दूरी होती है, वहाँ पर परमाणु हथियारों की रोक लगाती है। तो भारत इसका सदस्य है। उसके बाद आता है निरस्त्रीकरण सम्मेलन, 1979 में हुआ था। जिनेवा स्थित एकमात्र बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण वार्ता मंच है ये। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें भारत किसका सदस्य नहीं है? भारत एनपीटी का सदस्य नहीं है। उसके बाद देखते हैं व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सभी क्षेत्रों में परमाणु हथियारों के परीक्षण पर रोक लगाना। भारत की स्थिति देखें तो भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। क्यों नहीं की? क्योंकि भारत की सुरक्षा और जो परमाणु संपन्न देशों की स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करती है। ये भी एनपीटी की तरह ही है, इसलिए भारत भी इसका सदस्य नहीं है। किस संधि का? व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। उसके बाद आता है परमाणु हथियार निषेध संधि। 2017 से जो संधि थी उस पर हस्ताक्षर हुए थे, लागू 2021 में हुई थी। इसका उद्देश्य है कि जो परमाणु हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाली पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। भारत की स्थिति देखें तो भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि भारत का मानना है ये संधि है वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण का मार्ग नहीं बनाती। कानून रूप से बाध्यकारी बेशक है, परंतु ये पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं करती, इसलिए भारत भी इसका सदस्य नहीं है। तो जो हमने संधियां देखी उसमें से भारत 3 संधियों का सदस्य नहीं है, जिसमें से परमाणु हथियार निषेध संधि, उसके साथ ही देखा जाए तो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। आप याद कर सकते हैं प्रतिबंध और निषेध के माध्यम से एक एनपीटी संधि। उसके बाद देखते हैं 4 बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं। भारत क्या है? भारत अब वैश्विक अप्रसार और तकनीकी नियंत्रण में जिम्मेदार शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। भारत की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण है अन्य देशों के लिए।
तो परमाणु आपूर्तिकर्ता जो समूह है, परमाणु आपूर्तिकर्ता के समूह, जिन्हें NSG कहा जाता है, 1974 में परमाणु सामग्री और प्रौद्योगिकी के निर्यात को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह। भारत वर्तमान में इसका आधिकारिक सदस्य बनने का प्रयास करता है, लेकिन चीन के विरोध के कारण इसमें रुकावटें हैं। चीन भारत को सदस्य नहीं बनने देता, अपनी वीटो पावर जो भी होती है उसे यूज़ कर लेता है। उसके बाद देखते हैं मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था। सामूहिक विनाश के हथियारों से जुड़ी मिसाइल प्रसार को रोकता है ये जो नियंत्रण व्यवस्था है। तो भारत इसका 2016 से सदस्य है। उसके बाद आती है वासेनार व्यवस्था, जिसके अंतर्गत जो पारंपरिक हथियार होते हैं और दोहरे उपयोग वाली जो वस्तुओं के हस्तांतरण पर नियंत्रण रखता है, तो भारत भी इसका सदस्य है। एक ऑस्ट्रेलिया समूह है, रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार को रोकने में मदद करता है। ये कुछ समूह बनाए गए हैं परमाणु हथियार को रोकने के लिए। तो देखा जाए भारत इसका 2018 से सदस्य है। भारत किसका सदस्य नहीं है, बनना चाहता है, परंतु चीन के द्वारा इसका विरोध किया जाता है, इसलिए भारत की सदस्यता बनने में रुकावटें आ रही हैं। कौन सा है? परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह। परमाणु शासन की सफलताएं और उपलब्धियां क्या क्या हो सकती हैं? क्योंकि परमाणु अप्रसार 20वीं शताब्दी के पूर्व अनुमानों के विपरीत आज केवल 9 देशों के पास ही परमाणु हथियार हैं। यदि 9 देशों के पास ही परमाणु हथियार हैं, तो हमें चाहिए सत्यापन और सुरक्षा के उपाय करना। इसके साथ ही परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र स्थापित करने, जैसे कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, प्रशांत क्षेत्र जो है वो कौन है? वो परमाणु हथियार से मुक्त क्षेत्र घोषित हो चुके हैं। तो जितना परमाणु बढ़ेगा, जितना परमाणु शक्ति बढ़ेगी, उतने ही हमारे युद्ध के जो मार्ग हैं प्रशस्त होते चलते हैं, युद्ध के मार्ग खुल जाते हैं। कितना अच्छे देश हैं जो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका है। अगर इनके पास परमाणु हथियार वगैरह नहीं होंगे तो ये अपने किसी से लड़ नहीं सकते, और लड़ने के लिए उकसाएंगे नहीं, ना उकसेंगे। परंतु एक बात इसके साथ ही दूसरा पक्ष यह है, यदि परमाणु नहीं होते तो दूसरे देशों द्वारा आंख दिखाई जाती है। वर्तमान में क्या चुनौतियां हैं? वर्तमान में परमाणु अप्रसार पर नियंत्रण जोखिम है, क्योंकि उत्तर कोरिया और ईरान जैसे जो देश हैं उनके पास क्या है? उनके पास गुप्त परमाणु कार्यक्रम, वैश्विक सुरक्षा, जो उनके पास हथियार हैं उत्तर कोरिया ईरान के साथ, वो क्या है? वो वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। हम चाहते हैं कि हाँ, हम परमाणु अप्रसार को रोकें, परंतु यही दूसरे देश परमाणु प्रसार को बढ़ा रहे हैं, तो इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। वैश्विक मंचों में पक्षपातपूर्ण जैसी प्रकृति है, जैसे कि NPT जैसी संधियाँ हैं, जो केवल क्या करती हैं? 5 देशों को ही वैध परमाणु संपन्न मानती हैं, बाकी दुनिया पर प्रतिबंध लगाती हैं। तो ये भेदभावपूर्ण नीति इसके समक्ष वर्तमान चुनौती है। निरस्त्रीकरण की धीमी प्रक्रिया है। इसी के साथ साथ जो स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान के आंकड़े बता रहे हैं कि दुनिया भर में परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण तेजी से बढ़ रहा है। वहीं हम बात करते हैं कि परमाणु प्रसार को रोका जाए, वहीं उसका आधुनिकीकरण बढ़ रहा है। तो विरोधाभासी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। अपनी अपनी जरूरतों के अनुसार सभी परमाणुओं का उत्पादन कर रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं। तो आगे की राह क्या हो सकती है? आगे की राह हमारे लिए हो सकती है कि जो सशस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण का पुनरुद्धार करना चाहिए। महाशक्तियों को नए सामरिक शस्त्र जो कटौती हैं वो समझौते को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ जो IAEA की स्वायत्तता बढ़ानी चाहिए, जो क्या करती है? जो अधिक वित्तीय संसाधन तकनीकी क्षमताएं दी जानी चाहिए। एक संस्था ऐसे क्षमताएं दी जानी चाहिए ताकि जो गुप्त विधियां कोई करता है, परमाणु हथियार कोई गुप्त तरीके से बनाता है, उस पर नज़र रखी जा सके। अभ्यास के लिए आपको कुछ प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हुए होप आप प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से कर पाएंगे। उसके बाद देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद हमारा टॉपिक है संयुक्त अरब अमीरात का OPEC प्लस और OPEC प्लस से बाहर होना। तो प्रश्न आता है कि ये OPEC और OPEC प्लस है क्या, जिससे UAE बाहर हो गया है। हाल ही में UAE ने आधिकारिक रूप से पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, तो OPEC क्या है? जो पेट्रोलियम निर्यात करते हैं उन देशों का संगठन है, और इसके विस्तारित समूह OPEC प्लस से बाहर होने का निर्णय लिया है। मध्य पूर्व की भू राजनीति और वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि UAE प्रमुख आपूर्तिकर्ता होता है इन पेट्रोलियम्स का। क्योंकि खाड़ी देशों के बीच कच्चे तेल के उत्पादन कूटनीति को लेकर इस तरह की सबसे बड़ी घटना है। UAE सबसे बड़ा उत्पादकर्ता होता है पेट्रोलियम का। यदि ये इस संगठन से बाहर हो जाता है तो अन्य देशों में पेट्रोलियम के कच्चे तेल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। UAE का OPEC और OPEC प्लस से बाहर होने के क्या कारण है? उसके कारण है कि उत्पादन कोटा संबंधी विवाद है। जैसे कि OPEC अपने सदस्य देशों पर कच्चे तेल के उत्पादन के लिए एक सीमा का कोटा का निर्धारण करता है, ताकि वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें स्थिर रहें। परंतु जो UAE का तर्क है कि उसके पास पिछले वर्षों से अपना उत्पादन बढ़ चुका है, अब वो निवेश करना चाहता है, परंतु जो OPEC का संगठन है वो उसे ज़्यादा निवेश करने नहीं दे रहा। इसके कारण वो कहता है इससे हमें भारी रिटर्न नहीं मिल पाता, इसलिए हम इससे बाहर हो रहे हैं।
उदाहरण के लिए मान सकते हैं कि यूएई अपनी उत्पादन क्षमता को 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक ले जाना चाहता है, जबकि ओपेक ने उसे बहुत कम कोटा आवंटित किया है। वो क्षमता बढ़ाना चाहता है परंतु कोटा उसे कम दिया गया है। क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं हो सकती हैं। यमन में जो हूती विद्रोहियों द्वारा यूएई के बुनियादी ढांचे पर ड्रोन या मिसाइल के हमलों के दौरान विशेषकर पश्चिमी देश और खाड़ी सहयोगियों से समर्थन न मिलने के कारण यूएई में रणनीतिक असुरक्षा की भावना पैदा हो चुकी है। इस प्रकार की कुछ समस्याएं जैसे कि रणनीतिक स्वायत्ता। यूएई अब किसी ब्लॉक, चाहे वह ओपेक, जब पश्चिमी देश में दबाव में काम आने की बजाय अपने स्वतंत्र विदेश और आर्थिक नीति तय करना चाहता है। वो किसी के दबाव में कार्य नहीं करते रहना चाहते, इसलिए स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी स्थापित करना चाहता है। ये प्रमुख रीजंस हैं यूएई के ओपेक और ओपेक से बाहर निकलने के। पहले तो कि इसका कोटा नहीं बढ़ाया जा रहा है, कोटा निश्चित किया गया है। कुछ उसकी जो अभी बीच में क्षेत्रीय संबंध जो युद्ध हो रहे हैं उसके संबंधी सुरक्षा और उसकी रणनीतिक स्वायत्ता। उसका नेक्स्ट हम देखते हैं ओपेक और ओपेक प्लस का संक्षिप्त विश्लेषण। आखिर ओपेक और ओपेक प्लस है क्या, कब इनकी स्थापना हुई थी, संबंधित तथ्यात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ओपेक जिसे कहते हैं पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, इसकी स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा हुई थी। मुख्यालय कहाँ, इसका मुख्यालय वीना, ऑस्ट्रिया में है। वर्तमान स्थिति देखें तो वर्तमान में इसके 11 सदस्य हैं, जिसमें कतर और इक्वाडोर जैसे देश पहले इससे बाहर हो चुके हैं। कौन कौन से, कतर और इक्वाडोर। भारत ओपेक का सदस्य नहीं है बल्कि एक प्रमुख आयातक है। सदस्य क्यों नहीं, सदस्य तो वही होगा जिसके पास ज़्यादा पेट्रोलियम होगा, कच्चे तेल के भंडार होंगे। तो भारत तो इन चीज़ों का आयात करता है, तो एक आयातक देश है। इस प्रकार आपसे स्टेटमेंट क्या करके पूछे थे, कन्फ्यूजन करके स्टेटमेंट दी जाती हैं। तो नेक्स्ट है ओपेक प्लस क्या है। ओपेक प्लस जिसका गठन वर्ष 2016 में हुआ था, जब अमेरिका में शेल ऑयल के उत्पादन में भारी वृद्धि के कारण वैश्विक तेल की कीमतों में गिरावट आई थी। अमेरिका में शेल ऑयल है उसका उत्पादन हुआ था, जिसके कारण उसने आपूर्ति कर दी अन्य देशों में, और आपूर्ति के कारण जो वैश्विक तेल की कीमतें थी गिरावट आई थी क्योंकि सप्लाई काफ़ी बढ़ चुकी थी। तब ओपेक ने 10 अन्य गैर ओपेक तेल उत्पादक देश जिसमें रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान आदि शामिल है, ओपेक प्लस का गठन किया था। इसका महत्व क्या है, इसका ओपेक प्लस का गठन जो किया गया था क्या महत्व है। ये वैश्विक तेल आपूर्तिकर्ता का लगभग 41% हिस्सा नियंत्रित करता है। 41% ओपेक प्लस द्वारा आपूर्ति की जाती है। ओपेक से यूएई के बाहर निकलने का भारत पर क्या प्रभाव होगा। भारत पर 2 तरह के प्रभाव पड़ने वाले हैं, एक पड़ेगा पॉजिटिव इम्पैक्ट और एक पड़ेगा नेगेटिव इम्पैक्ट। सकारात्मक प्रभाव देखें तो कच्चे तेल की कीमतों में नरमी की संभावना है। यदि ओपेक कोटे से बाहर रहकर स्वतंत्र रूप से अधिक तेल का उत्पादन करता है तो वैश्विक बाजार में आपूर्ति बढ़ने से कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। मतलब भारत क्या करेगा, यूएई से जाकर डायरेक्ट खरीद लेगा तेल। उसके साथ ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि होगी, रिफाइनरियों को लाभ मिलेगा। भारतीय जो रिफाइनरियों के लिए यूएई का कच्चा तेल तकनीकी रूप से अनुकूल है, जिससे आयात प्रक्रिया और आसान होगी। ओपेक से बाहर निकलकर यूएई से हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हम ओपेक के माध्यम से उससे आयात नहीं करेंगे, मतलब डायरेक्ट जाकर हम ओपेक यूएई से कच्चे तेल का उत्पादन खरीद सकते हैं। उसके बाद नकारात्मक देखें तो बाजार में अल्पकालिक रूप से अस्थिरता आ सकती है, इनके भी समन्वय बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे तेल की कीमतें अत्यधिक बढ़ सकती हैं। भू राजनीतिक जोखिम, जैसे कि यदि हम तेल लेकर आना चाहते हैं, जो बीच में युद्ध हो रहे हैं, जो ऊर्जा आयात मार्ग है, हॉर्मुज़ जलडमरू, तनाव बढ़ने के कारण प्रभावित हो सकता है। कुछ आपको ऑयल्स के नाम बताए गए हैं, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि ब्रेंट क्रूड उत्तर सागर से प्राप्त होता है, यूरोप और दुनिया के बड़े हिस्से का बेंचमार्क है ये। उसके बाद आता है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, अमेरिका का बेंचमार्क है ये। उसी प्रकार दुबई या ओमान एशिया बाजार में आयात होने वाले तेल का प्रमुख बेंचमार्क है। तेल की क्वालिटी को बताने के लिए कुछ ये बेंचमार्क्स हैं, जैसे कि ब्रेस्ट क्रूड, WTI और दुबई या ओमान। उसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, रूस और चीन के बीच प्रगाढ़ होते संबंध। सभी जानते हैं रूस और चीन की मध्य नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ रही हैं। यदि इन दोनों देशों की मध्य नज़दीकियाँ बढ़ती हैं तो भारत के लिए स्थिति चिंताजनक है। आखिर क्या घटनाक्रम रहा, क्यों सुर्खियों में रहा। सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में जो रूसी राष्ट्रपति की चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों ने 40 से अधिक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए और पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को चुनौती देने वाली जो बहुपक्षीय व्यवस्था है उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। मतलब जो राष्ट्रपति हैं चीन की यात्रा करने गए, उन दोनों के मध्य आपसी समझौते हुए, जिससे भारत में काफ़ी चिंता का विषय है। इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। रूस की जो रणनीतिक स्वायत्ता और भारत के बीच संतुलन में कमी आ सकती है। विशेष रूप से अतीत में जो रूस था, भारत और पश्चिमी देशों के बीच एक संतुलनकर्ता की भूमिका निभाता था। रूस हमारा काफ़ी पुराना मित्र रहा है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते रूस की जो आर्थिक और सामरिक निर्भरता है चीन पर अत्यधिक बढ़ चुकी है। उसके साथ ही देखें, चीन के साथ यदि रूस की बढ़ती नज़दीकी भविष्य में भारत और चीन जो सीमा विवाद है, लद्दाख गतिरोध के समय रूट क्या हो, यदि रूस और चीन की निकटता बढ़ती है और जो हमारा विवाद है लद्दाख का, उसमें हम वोटिंग जब की जाएगी तो संभावना है कि रूस क्या करे, रूस न्यूट्रल रहे।
रूस न्यूट्रल यदि रहता है तो भारत के पक्ष में खड़े होने की संभावना काफ़ी कमज़ोर है, जो भारत के लिए स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। उसके बाद देखें रक्षा और कूटनीतिक चुनौतियाँ क्या हो सकती हैं। भारत अपने सैन्य उपकरणों के लिए काफ़ी हद तक रूस पर निर्भर है। यदि ऐसे में जो चीन है रूस धुरी का मजबूत हो जाता है तो भारत की जो सामरिक स्वायत्ता के लिए कूटनीतिक चुनौती होगी। भारत जो रक्षा हथियार रूस से आयात करता है उसके समक्ष भी हमारे लिए चुनौती है। कुछ प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न दिए गए, इन प्रश्नों को पढ़ते हुए आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद देखते हैं हम संक्षिप्त सुर्खियाँ। ये वाली सुर्खी हम कर चुके हैं। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। मेरा आपसे एक प्रश्न है, जो रिक्वेस्ट है, यदि आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, किसी प्रकार का कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके दे सकते हैं। मैं ज़रूर आपके सजेशन पर कार्य करूँगी। तो भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार जो समझौता हुआ है उन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। ये जो मुक्त व्यापार समझौता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, भारत के विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है उस दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से अधिक जोड़ना, एमएसएमई, किसान, महिलाओं और युवाओं को नए अवसर प्रदान करना। क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो चीज़ों पर शुल्क नहीं लगता, आप डायरेक्ट आ जा सकते हो। यदि भारतीय वहाँ पर यदि भारत के प्रोडक्ट वहाँ पर इजीली जाएँ, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता, तो हमारे देश में उत्पादन बढ़ेगा जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, नए अवसर मिलेंगे। एफटीए की मुख्य विशेषता क्या है कि 100% शुल्क मुक्त बाजार तक पहुंच होगी। न्यूजीलैंड सभी भारतीय उत्पादों पर शुल्क समाप्त कर देगा, जिससे एमएसएमई है, कपड़ा, चमड़ा, जूट, रतन जैसे जो श्रम प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। वहाँ पर भारतीय चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो बिना टैक्स हम जाकर बेच सकते हैं। यदि बेचेंगे तो वहाँ से हमें पैसा मिलेगा। इससे श्रम प्रधान जो क्षेत्र हैं जिसमें मेहनत लगती है उनमें काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। उसके प्रकार ही एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश की प्रतिबद्धता जताई है कि हम डायरेक्ट क्या करेंगे, निवेश करेंगे अपने आपके भारत में। संवेदनशील जो क्षेत्र है उसमें सुरक्षा दी गई है। भारत ने 70% टैरिफ लाइनों पर बाजार तक पहुँच प्रदान की है। मतलब भारत ने जिन क्षेत्रों में क्या हो सकता था, जिन क्षेत्रों में केवल भारतीयों को ही रोजगार मिलना चाहिए, वहाँ पर केवल 70% चीज़ों पर ही पहुँच दी है। किसानों और घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए 30% टैरिफ लाइनें अपनी श्रेणी में रखी। उदाहरण के लिए डेयरी, चीनी, प्याज और वनस्पति उत्पाद, एल्युमिनियम, इन पर क्या हुआ, इन पर टैक्स एज इट इज़ लगता रहेगा क्योंकि भारत की चीज़ें हैं। यदि भारत में नहीं बिकेंगी तो ये चीज़ें खराब हो सकती हैं। जो न्यूजीलैंड है इस प्रकार के जो भारत में निर्यात नहीं कर सकता। उत्पत्ति के नियम क्या है कि व्यापार लाभों को दुरुपयोग को रोकने के लिए विशिष्ट उत्पत्ति नियमों का एक मजबूत ढांचा स्थापित किया गया है। प्रतिभा और गतिशीलता आएगी। इसमें आयुष का वैश्वीकरण होगा। आयुष क्या है? न्यूजीलैंड द्वारा पहली बार जो आयुर्वेद और योग सहित भारत की जो पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को मान्यता देने और उन्हें व्यापार की सुविधाजनक बनाने का प्रावधान किया है। आयुष का आधुनिकीकरण होगा। अन्य जैसे कि कृषि उत्पादकता साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत को 108 सेवा क्षेत्र में बाजार मिलेगा। साथ ही 139 सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा दिया जाएगा। किसे दिया जाएगा? भारत को दिया जाएगा कि भारत सेवा के 139 क्षेत्र में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कुछ आंकड़े देखें तो व्यापार में देखें, न्यूजीलैंड भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। व्यापारिक भागीदार 2024-25 में लगभग 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचा गया था। सकारात्मक देखें तो भारत के साथ जो न्यूजीलैंड के आयात की तुलना में निर्यात अधिक होता है, तो भारत के साथ सरप्लस है, मतलब भारत सरप्लस में है। भारत क्या है? भारत लाभ में है। इसके साथ ही लगभग 3 लाख की संख्या वाला एक सशक्त भारतीय प्रवासी समुदाय न्यूजीलैंड में, इसकी आबादी का 5% भारत से रहते हैं। वो किसका कार्य करते हैं? संस्कृति और आर्थिक क्षेत्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। भारत की संस्कृति को न्यूजीलैंड में प्रचार कर रहे हैं। इसी प्रकार यदि वो वहाँ पर कमाते हैं तो भारत में पैसे भेजते हैं। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, भारत और वियतनाम। भारत और वियतनाम ने अपने द्विपक्षीय संबंधों का दर्जा बढ़ाकर विस्तारित व्यापक रणनीतिक साझेदारी किया है। मतलब भारत और वियतनाम के बीच संबंध काफ़ी अच्छे स्थापित हो चुके हैं। वियतनाम के साथ भारत की यात्राएं हुई हैं। इसके मुख्य परिणाम निकले जैसे कि 2030 तक 25 बिलियन डॉलर निर्धारित किया गया है कि भारत में क्या करेंगे, निवेश करेंगे। दोनों पक्षों में समझौते हुए हैं, ये समझौते हुए हैं। अति महत्वपूर्ण खनिज हैं, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उस क्षेत्र में सहयोग के लिए, डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए, फिनटेक, स्वास्थ्य देखभाल सेवा या प्राचीन जो पांडुलिपियाँ हैं उसका डिजिटलीकरण करने के लिए काफ़ी सहयोगपूर्ण कार्य करेंगे। आपके लिए मैंने महत्वपूर्ण बताया था कि आईएम में महत्वपूर्ण होता है कि उसका हमारे देश के साथ किस प्रकार का संबंध है।
इनसे हमें क्या लाभ होगा, इनसे क्या हमें नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। तो भारत के लिए वियतनाम का महत्व क्या है? जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके तहत क्या करते हैं हम, ईस्ट की तरफ देखते हैं, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो वियतनाम की स्थिति है हिंद प्रशांत महासागर के व्यापारिक मार्ग होते हैं उसमें सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चीन को पृथ्वी संतुलित करने के लिए वियतनाम हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वियतनाम इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि हम जो अपनी सप्लाई चेन है उसके विविधीकरण कर सकें। इस प्रकार हम अपना नेक्स्ट सुर्खी देखते हैं, भारत यूरोपीय संघ व्यापार प्रौद्योगिकी परिषद। होप आप इसे कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ईजी है। कुछ आपको सुर्खियाँ दी गई हैं, आप इजीली पढ़ लेना। यदि आप नहीं पढ़ पाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता देना, मैं आपको करवा दूँगी। तो आज के लिए इतना ही था। सुर्खियाँ आप पढ़ लेना। यदि नहीं पढ़ पाते तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देना चाहती हूँ, कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप करवा दो, मैं आपको करवा दूँगी। चलो फिर हम इसी के साथ बोल देती हूँ मैं कि आपका इंटरनेशनल रिलेशंस जैसा महत्वपूर्ण टॉपिक कवर हो चुका है। संक्षिप्त सुर्खियाँ आप पढ़ सकते हैं, यदि नहीं पढ़ सकते तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं आपको करवा दूँगी। एक लेक्चर होगा आपका मात्र IR से संबंधित यदि करना चाहते हो, अन्यथा आप खुद कर सकते हो। इसके साथ ही हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, इकोनॉमिक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए, प्रीलिम्स कम्स मेंस के साथ। तो आज के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें इस क्लास का भरपूर लाभ मिल सके। और मेरे लिए एक मोटिवेशन का कार्य करता है आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब और आपका एक शेयर। थैंक यू।